हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका द नेक्स्ट थॉट के एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज हमने बात की है एक ऐसे इंसान से जो टीचिंग की दुनिया में बहुत ही मशहूर है, रणधीर सर। जो डायरेक्टर है विंग्स एक उड़ान के भी, जो स्टडी आईक्यू में पढ़ाते हैं। और आज कल जो उनको सब जानते हैं, उनकी वीडियो से जो हमारे जे.एंड.के की जितनी भी खूबसूरत हेरिटेज है, साइट्स हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से उन पे जाके हमें सब समझाते हैं, बताते हैं, उनके बारे में हिस्ट्री बताते हैं। कह सकते हैं कि हमारे जम्मू के टूरिज़्म को बढ़ाने की, दुनिया तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमने उनसे बात की, उनकी लाइफ के बारे में जाना, उनकी राय जानी जेकेएसएसबी के बारे में। तो प्लीज़ एंजॉय इट एंड आई होप यू लव इट। चलो आइए बात करते हैं सर के साथ। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ यहाँ पॉडकास्ट करने के लिए। इतने दिनों बाद, एक्चुअली इतने टाइम से ट्राई कर रहा था, इतने आप एक महीने के बाद। हाँ, हाँ सर, इतना मतलब मैं सोच रहा था कि कभी तो टाइम मिले, क्योंकि एक बार गेस्ट आते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है, कि नहीं आए तो मिस हो जाता है। तो थैंक यू सो मच आने अरे के लिए सर। वेलकम वेलकम। पहले तो मैं गेस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ आपका। हाँ सर। एंड माय ब्लेसिंग्स टू यू। एंड आई विल प्रे कि आपका ये जो इनिशिएटिव है बढ़िया चले, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ों में, है ना। आसान नहीं होता। पहले आपका भी थैंक यू है, उसके बाद बिजली वालों का भी है कि फाइनली लाइट आई और हम फाइनली पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। कर हाँ, पा रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंगिंग करते हैं, आपकी स्कूलिंग कैसी थी, कॉलेज कैसा था, एंड फैमिली वगैरह सब के बारे में थोड़ा सा। हाँ। तो मैं पुंछ के एक बहुत छोटे से गांव से आया हूँ, वहीं पे मेरा जन्म हुआ है, तरंदुलिया नाम है उसका। वहाँ सिर्फ मैं पैदा हुआ था, मेरी पढ़ाई कभी वहाँ पे हुई नहीं। उसके बाद वी शिफ्टेड टू नेपाल। ओह। हाँ, क्योंकि मेरे पापा ड्राइवर थे। ओके। तो उस वक्त नेपाल में बहुत ज़्यादा काम होता था। हिमालयाज़ है, हिमालय। हिली एरिया है, टेरन एरिया, वहाँ पे लॉजिस्टिक सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो क्या है, आपका ट्रक वगैरह है। ट्रक। तो माई फादर वेंट देयर। तो उन्होंने हम सबको वहाँ पे ले गए। थर्ड क्लास तक मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ। फिर मैं फोर्थ क्लास में पुंछ आया। पुंछ में नान अकेडमी ज्वाइन किया। नान अकेडमी में मैंने पूरी ट्वेल्थ कंप्लीट करी। फोर्थ से लेकर ट्वेल्थ तक वहीं पे था। और फिर डिस्टेंस पे मैंने ग्रेजुएशन की है, बैचलर ऑफ अच्छा। कंप्यूटर एप्लीकेशन। मुझे कुछ नहीं पता कि वर्ड कैसे चलाते हैं, एक्सेल कैसे चलाते हैं, मैंने बस कर दिया। वो ग्रेजुएशन में कोई भी, इट वाज नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल, बिकॉज मुझे कभी इंटरेस्ट था ही नहीं पढ़ने में, है ना। तो मैंने डिस्टेंस में से कंप्लीट करा। और हाँ, 4 साल लगे कंप्लीट करते हुए, क्योंकि एक बार में रह गया, पेपर रह गया था। ओह। तो उसके बाद यार, घर पे एक छोटा भाई है, ही इज़ मैरिड। सिस्टर हैं, शी इज़ मैरिड। ठीक है। मैं अभी सिंगल हूँ। और मम पापा हैं। अच्छी लाइफ है। अब मैं जम्मू में सेटल हूँ लास्ट 15 सालों से। तो सर आप जैसे बोल रहे हो आप सिंगल हो, ये सिंगल रहने का क्या राज है सर, क्यों सिंगल, मतलब आपको क्या लगता है कि फैमिली आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अभी तक कोई ऐसा है कि पार्टनर नहीं मिला, या फिर अभी बिजी हो लाइफ में। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि बिजी हूँ या पार्टनर ही मिला। मुझे लगता है शुरू में जब आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर, फर्स्ट आई स्टार्टेड विद डिफेंस एग्जामिनेशन, सीडीएस। ओके सीरियस। और तब मैंने जब स्टार्ट किया तो उस वक्त तो था ही नहीं। उस वक्त क्या ही आप सोचोगे, 24 में शादी करनी है। फिर आप सिविल सर्विसेज में आया। और स्पेसिफिकली आई वाज फोकसिंग ऑन स्टेट सिविल सर्विसेज। तो स्टेट सिविल सर्विसेज में मैंने जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी, तो पहले अटेम्प्ट में मेरी बहुत मेहनत थी। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी। अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। और निकलना भी था, बड़ी सारी पर्सनल चीज़ें भी चल रही थी। होता ही, आपको होता है उस एज में, है ना। उससे निकलने के लिए आई स्टार्टेड टीचिंग। और फर्स्ट आई ज्वाइंड अचीवर्स। उस वक्त बहुत फेमस जी होता बस, था। कच्ची ठीक, हाँ। छावनी वाली सही। अचीवर्स ज्वाइन करा। उसके बाद एक ब्रिगेडियर सर का, हाँ वो भी करण वो नगर में। ज्वाइन करा। फिर उधमपुर जाता था पढ़ाने। फिर ऐसे ऐसे मुझे समझ आ गया कि नहीं यार, मतलब दिस इज़ माई पैशन। बिकॉज स्कूल टाइम पे ना, दो आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, बट स्कूल टाइम पे मैं बहुत अच्छी डिबेट बोलता था। सिंपोजियम बहुत अच्छी सिंपोजियम। बोलता था। तो 9 डिबेट्स मैंने बोली है, 9 में मैंने हमेशा फर्स्ट प्राइज लाया है। हाँ। हुआ ही नहीं कभी, है ना। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन भी था। तो कहीं ना कहीं घूमते हुए मैं उस जगह पे पहुंच गया जो एक्चुअली में मेरा ओरा है।
जो मेरा पैशन था टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट। आई एम वेरी आउट गोइंग, मुझे बहुत पसंद है कम्युनिकेशन। तो टीचिंग ने मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा, बस फिर उसके बाद चलता रहा, करते करते आज यहाँ हूँ। तो सर, हाउ दैट विंग से उड़ान स्टार्टेड फॉर यू एंड हाउ इट्स गोइंग नाउ? आप बहुत हैरान होंगे सुन के कि हमने विंग से उड़ान कैसे स्टार्ट करा। मैं सबसे पहले मैंने आर एस अकेडमी खोली थी। अच्छा। ठीक है, उस आर एस अकेडमी में आई टॉट 350 स्टूडेंट्स फॉर JKPSI। इससे पहले वाला जो ओ, JKPSI 2018 बैच। 49 स्टूडेंट्स मेरे पढ़ाए हुए, जो मैंने खुद से पढ़ाए, ठीक है, दे आर सर्विंग वाओ। उस बैच के डायरेक्टली फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट। एंड आई सडनली क्लोज्ड इट विदाउट एनी रीजन, कोई फेल नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ। मैं बहुत, उस वक्त मैंने आपको बोला मैं अलग ही दुनिया में था। एनर्जी वॉज नॉट चैनलाइज्ड। सो मैंने कहा नहीं यार, नाउ आई विल गो टू दिल्ली, आई विल क्लोज इट। 1.5-2 साल मैंने इंस्टीट्यूट चलाया, बहुत बढ़िया चला। मुझे नहीं लगता कि कोई इनिशियली आके इस लेवल पर इंस्टीट्यूट को ले जाएगा, चल गया। अब उसी पैसे को मैंने उठाया तो मैंने चलो यार यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए चला गया मैं दिल्ली। 2-3 महीने वहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। दिल्ली से फिल्थ ना, अब बहुत पूरी तरीके से। जब वापस मैं दिल्ली से आया तो आई ज्वाइंड, उस वक्त वेदास क्लासेस होती थी, डॉक्टर रुवेदा सलाम चलाती थी, द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर ऑफ JNK। ओह, ओके। तो वहाँ पे मुझे शोएब सर मिले, अच्छा। है ना, हु इज को फाउंडर ऑफ विंग से उड़ान, विंग से राइट। उड़ान, यस। ही इज अ न्यू अनदर गेस्ट। ही इज मतलब आगे वाले एपिसोड में उनके साथ है। ओह बढ़िया, बात हुई उनसे? हाँ, मतलब मैम से, यशोधरा मैम से हुई, तो उन्होंने कनेक्ट करवाया था देश उनको से। बोलना मैं अस्सलाम वालेकुम बोल रहा था। हाँ, बिल्कुल सर। आप ये रोज ही मिलते हैं हम यार। तो वहाँ हम मिले तो बस हमारी काफ़ी बनी। तो शोएब सर खुद ही मेरे पास आए थे, आई स्टिल रिमेंबर, कि यार कुछ अपना करते हैं, अपना खोलते हैं। वो भी अभी भी दिल्ली से आए हुए थे। फिर मैंने एक और इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, ASL, ALS था कि ASL नहीं, वो वाला नहीं, दूसरा अच्छा, था, अच्छा। एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली में उसका। तो उसको वहाँ पे मैं पढ़ाने जाता हूँ, वहाँ पे मुझे मिले पंकिल सर। ओ, पंकिल सर ने मुझे बोला कि सर क्या कहते हैं, हमें, मैं और चाहता हूँ कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ाना। पंकिल सर को मैंने लाया कहाँ पे, रुवेदा सलाम के वेदास करियर अकेडमी में। हाँ, हम तीनों इकट्ठे हो गए। तो प्लान चल रहा था, तो हमने कहा यार, इट वॉज माई आइडिया कि वी आर नॉट गोइंग टू ओपन एन इंस्टीट्यूट विच विल प्रोवाइड कोचिंग फॉर सिविल सर्विसेज। अगेन आई टोल्ड यू ना, JKS टाइम पे नहीं होता तो नहीं करना। उन्होंने करना क्या, मैंने बोला यार एकेडमिक्स खोलेंगे। और एकेडमिक्स खोलने की बात है तो उन्होंने बोला, शिव सर ने बोला यार मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ पढ़ा हुआ NIT में, वो NIT के प्रोडक्ट है ना, अच्छा। तो वो पढ़ाते भी हैं, तो हम खोल सकते हैं भाई। आप इसमें ध्यान दीजिए कैसे बच्चे लाने, ठीक है, मार्केटिंग कैसे करनी, मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मैं देख लूँगा। और वो नीव बहुत बढ़िया चला, बहुत अच्छा चल रहा था। नीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस इतना बढ़िया चला, और बहुत बच्चा खींचा हमने वहाँ पे। और फाइनली फैमिली भी बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स जितने भी आते थे वो बहुत सेटिस्फाइड थे। फिर कोविड आ गया, सब बंद हो गया, नुकसान हो गया, काफ़ी नुकसान हो गया। ऐसे बैठे हुए तो पंकिल सर ने बोला यार हमें अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। तो मैं इंटरेस्टिंग नहीं था, मैं सीरियसली बताता हूँ, पंकिल सर वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड। हम तीनों में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था छोड़ के पंकिल सर को। तो पंकिल सर ने बोला यार खोलते हैं, तो उन्होंने खोल दिया भाई। अच्छा। उन्होंने विंग से उड़ान, नाम भी यूनिक है, नाम भी उन्होंने हाँ, चूज नाम किया। उन्होंने बोला कि भाई क्या कहते हैं, विंग से उड़ान रखे। मैंने कहा यार ये क्या नाम है यार। हाँ, तो उसके फिर मीम मच जाता है ना आजकल, विंग से दुकान बोलते हैं, आपने देखा होगा ना। तो विंग से उड़ान रखेंगे, तो रखा नाम। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया किरण सर को, एंड किरण सर वाज वेरी गुड इन अकाउंटेंसी। और उन्होंने जब अकाउंटेंसी पढ़ाई तो भाई चैनल चढ़ गया भाई, है ना। मैं आज भी आज मैं क्या, सब कोई भी जो को फाउंडर्स रहे हुए हैं, आपको सब यही बोलेंगे कि विंग से उड़ान अगर शुरू में किस के वजह से चढ़ा तो दैट वाज किरण सर। ये अनडिनाइबल है, आप इसको, ये इस फैक्ट को कभी डिनाई कर ही नहीं सकते। बस हम सब इकट्ठे हो गए। मुझे तो बुलाते थे कि यार आओ वीडियो बनाओ, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भाई वो इंस्टीट्यूट चल गया, बस चल रहा है सर। अच्छा, बहुत हाँ, बढ़िया चल रहा है। अभी भी अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसे हुआ है
कुछ नहीं, मतलब मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि अरे बनाना है, ये करना है, वो करना बोर है हो रहे कुछ। थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, घर पे थे आप, अच्छा, बोर हो हाँ। रहे थे, तो छुप छुप के रात को आना और वीडियोस बनाना, वो चल गया वो। बिकॉज उस वक्त डिमांड थी ना, सब सब फ्री थे, किसी को सब कुछ करने के लिए क्या था ही नहीं, करें। फा का एग्जाम भी आना था, हाँ। चल गया बस। ये दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। तो आप जैसे बता रहे थे आप सारे एक साथ आपने स्टार्ट किया, तो वाई यू लेफ्ट सर, मतलब क्यों? जैसे कि आप बता रहे थे आपको मन नहीं था, लेकिन बस इसी यही था कि आपको सिर्फ जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी की यार साइड नहीं जाना देखो, था। मतलब ऐसा होता है कि ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी फैमिली में नहीं आती क्या? ऑब्वियसली। है ना? आप कभी माँ बाप के साथ इतनी देर से रह रहे हो, कभी हाँ। आपके माँ बाप के साथ ऐसा हो जाती है, दैट इज बिल्कुल। नॉट द रीजन कि ओके। आई एम नॉट विद विंग्स ए उड़ान। ओके। दिस इज नॉट द रीजन एट ऑल। रीजन ये है कि मुझे कुछ बड़ा करना था, ओके। और मुझे बनना था नेशनल लेवल की फैकल्टी। नेशनल लेवल की फैकल्टी विंग से उड़ान से नहीं बना जा सकता नहीं। था, बिकॉज विंग से उड़ान का जो आपका फोटे है ना, हम्म। वो बन चुका था, वो डिसाइड वो हो चुका था हो कि वो चुका है, जेकेएसएसबी की, हाँ, वो जेकेएसएसबी की स्टेट कोचिंग एग्जाम। प्रोवाइड करेगा, है एक ना? बार नाम बन गया तो अभी मुझे। वी आर स्टिल, वी गिव कोचिंग फॉर जेकेएस एग्जामिनेशन, वी हाँ। गिव कोचिंग फॉर आईएएस, बट जो हमारा और आज भी अगर कोई जेकेएसएसबी की नोटिफिकेशन निकलती है, तो तो विंग से विंग से उड़ान, उड़ान को जाना जाता है। मतलब कुछ दो तीन इंस्टीट्यूट्स में से एक विंग से उड़ान का उड़ान। नाम होता है बच्चे के दिमाग बिल्कुल। में, तो अब ऊपर से यार जेकेएसएसबी के एग्जाम भी टाइम पे नहीं होते, उसके बाद आपको पता है फा हुआ, कैंसिल हो गया, बच्चों जेकेपीएसआई ने हुआ, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। बच्चे कितने फ्रस्ट्रेट हुए। सिर्फ बच्चे फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे टीचर्स भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। आपका अगर आपने इसको एज अ टीचिंग एज अ करियर लिया हुआ है ना, फिर फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, विंग से उड़ान नहीं, अभी मतलब अगर मैं यहाँ पे करता रहूंगा तो मुश्किल होगा। एंड आई स्टार्टेड फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड आई गॉट इट, राइट? एंड व्हेन आई गॉट इट, आई टॉक टू शोएब सर, ही सेड यार क्या दिक्कत है, हमारे में ऐसा नहीं है कि भाई, लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम हुई है, और हुई भी हो यार, वो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, हाँ। समझ रहे हो? ये मेरा पर्सनल ये मेरा डिसीजन था। मेरा मेरा व्यू पॉइंट है ना, बिल्कुल। किसी और का, पंकज सर का अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, किरण सर का अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, मेरा व्यू पॉइंट ये है। तो सर जैसे आप आपने बोला जेकेएसएसबी के बारे में, मतलब हम लोग जितनी भी ऑलमोस्ट वीडियोस हो रही हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जेकेएसएसबी तो आ ही रहा है बीच में, हर टॉपिक के बीच में घूम रहा है हमारे स्टेट के लिए। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये जानना चाहता हूँ कि जेकेएसएसबी में जो बच्चे जेकेएसएसबी की तैयारी करते हैं या जो भी फेस कर रहे हैं, आपको पता होगा सर जो भी अभी चल रहा है जेकेएसएसबी में, एक बच्चे का आपको क्या लगता है कि जिसने अपने 4 5 6 या 7 साल दे दिए जेकेएसएसबी को एंड इज प्लानिंग टू डू समथिंग कि यार ठीक है एग्जाम करें तो करेंगे, वो जो विशेष साइकिल के बारे में हमने बात की थी एक बार, मैम यशोधरा मैम आई थी, तो आपके हिसाब से सर बच्चों को क्या करना चाहिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए कि बच्चों को निकाले? अब जेएंडके में हमारे पास इतना बिजनेस वाला सेटअप है नहीं, हमारे पास इतना, बच्चों के पास मिडिल क्लास में इतना भी नहीं है कि हम लोग बच्चों को बाहर बेच के पढ़ा सकें, या बिजनेस की भाई कोई नहीं हम घर देख लेंगे। अगर किसी बच्चे का ब्रेड एंड बटर ही बच्चे को कमाना है, अगर वो जेकेएसएस में फंसा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि जेकेएसएस भी को क्या चेंज करना चाहिए? हम बात कर चुके हैं बट फिर भी आपसे जानना चाहूँ क्या चेंज करना चाहिए, और बच्चों के लिए आपको क्या लगता है कि क्या राय होगी? यार पहले मैं एक स्टूडेंट से स्टार्ट करूंगा। जब एक हम्म। बच्चा ग्रेजुएट होता है तो ऑब्वियसली आज भी यहाँ पे एक माइंडसेट है फैमिलीज में जी। कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, बिल्कुल। ये माइंडसेट है, आप उसको डिनाई नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। तो ज़्यादातर 70% बच्चे का ये फोकस रहता है कि यार मैं कोई गवर्नमेंट जॉब ले लूँ यार, कैसे मतलब। भी और लो। सबसे पहले जब गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो 70% बच्चे में से 50% बच्चा ये कहता है कि मैं जेकेएसएसबी दूंगा। लेकिन अगर आप जेकेएसएसबी की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, है ना, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो जेकेएसएसबी एक साल में कंप्लीट कर टाइम पे पाया हो, लिया हो। उस प्रोसेस को खत्म कर पाया हो, कभी नहीं हुआ। आप अभी का ही देख लें, मैं 2019 से लेके अभी तक बात करूंगा, आप खुद देख लें जेकेएसएसबी कितने एग्जाम जो है सक्सेसफुली कंडक्ट करवा पाए, नहीं करवा पाए। फा के एग्जाम जब हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे गॉट सेलेक्टेड इन फा, हाँ फर्स्ट हाँ। जब हुआ, और एकदम से पेपर कैंसिल हो रिजेक्ट गया, कर दिया उन्होंने। है ना, और वो बच्चे दूसरी बार क्लियर कर ही नहीं पाए। नहीं हो पाया।
अब आपको एक बात समझनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही होता है कि जरूरी नहीं है कि इस बार आपने अगर क्लियर कर दिया तो अगली बार भी आप क्लियर कर लेंगे। मैटर ये भी करता है ना आपका माइंडसेट क्या है, क्या है उस समय, आप क्या बैलेंस्ड हैं, आपके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, किस और प्रॉब्लम से आप जा रहे हो, ये सब चीजें, ये सब फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। जेकेएसएस भी इन चीजों में ना बच्चों को पीस प्रोवाइड करने में पूरी तरीके से कंप्लीटली फेल्ड है, कंप्लीटली फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जेकेएसएस भी। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बच्चों को ये चीज बताने के लिए बहुत सारे टीचर्स भी फेल हुए। एग्जैक्टली वही। वाई यू ना, आप मतलब क्यों आग में कूद रहे हो आप, नहीं करना है। आप बहुत बच्चे हैं यार, मतलब मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पार्किंग में जॉब कर रहे हैं, बहुत दुख होता है मुझे जब बातें देख के ना। अब टीचर्स भी फेल हुए, साथ में लोकल लीडर्स भी फेल हुए, लोकल ऑर्गेनाइजेशन भी फेल्ड है। आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं तो आवाज सब जगह से आनी चाहिए, आवाज नहीं है ना, नहीं। आप खुद मुझे बता दो, लास्ट एक साल में मुझे बता दो कौन सा ऐसा लोकल लीडर है, आई टॉक फ्रॉम जम्मू डिस्ट्रिक्ट ओनली, हु टॉक्ड अबाउट जेकेएसएसबी कि जेकेएसएसबी की अकाउंटेबिलिटी को चेक कीजिए, क्यों जेकेएसएसबी कंटिन्यूसली टाइम पे एग्जाम नहीं ले पा रही है, कोई नहीं बोल रहा। तो आप देखिए, मैं खुद इस बात को मानता हूँ, बीइंग अ टीचर मुझे बाहर जाने का मन नहीं करता अपने J&K स्टेट से, मैं किसी का भी नहीं करता सर, J&K की है। और आप शायद 20 21 22 23 साल में जाने की आप सोच सकते हो, जब आप 27 28 पहुंचोगे ना, आपको मन करता है आप सिर्फ J&K में रहो, पीस है यहाँ पे। बाहर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत ज्यादा, अभी वो इतना नहीं पहुंचा, आहिस्ता आ रहा है, लेकिन नहीं सर अभी भी है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी, एंड वी फेल्ड इन इट, टीचर्स की भी, कि भाई वो बच्चे को जब जेकेएसएसबी की तैयारी करने आता है, वो बच्चे को एक बैकअप नहीं प्रोवाइड कर पा रहा अच्छे से, कि भाई आप सिर्फ इस पे फोकस मत कीजिए, आपके पास एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आज के टाइम पे अगर आपके पास स्किल है, आप घर पे बैठे बैठे, है ना, यू कैन वर्क इन अ फॉरेन कंपनी एंड यू कैन अर्न 80 to 1.5 lakh per month. My juniors are doing it. Wow. How? They have done course. IIT आपको, और एक और है शायद कोर्सेरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, IIT जो है ना, IITs जो हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, दे प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। मैंने एक्चुअली उसमें फिल किया था, मैंने एग्जाम दिया था, एक क्लियर डेट, उसके बाद उन्होंने पैसे बहुत कम अमाउंट था, बहुत कम अमाउंट, मतलब अमाउंट तो ऐसे भूल गया मैंने, 90 रुपीज़ 99 रुपीज़ दिए थे फॉर्म फिल करने के लिए, एंड एग्जाम दिया, क्लियर हो गया, तो उन्होंने रिफंड भी कर दिया कि हो गया। तो आप मतलब आप ये बोल रहे हो कि अभी वैसे ऑफिशियली डिग्री कॉलेज में जाके डिग्री लेने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको यू वांट टू अर्न, है ना? नहीं, ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ कि आपको एक्चुअली में कॉलेज का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप जम्मू में रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जेकेएसएसबी आपको देना है और जेकेएसएसबी टाइम पे एग्जाम नहीं ले पा रही है, आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, स्किल। गेट नॉलेज ऑफ बिग डेटा, गेट नॉलेज ऑफ एआई, और वो प्रोवाइड करने के लिए आपके पास मल्टीपल सोर्सेज है। अभी मैं जो भी मुझे देख रहा है, मैं उनको बोलूँगा एक बार आप आईआईटी के कोर्सेज चेक कीजिए, और अब देखिए उसके बाद आपको कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं घर पे बैठे बैठे, समझिए। और फॉरेन कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, मंडे टू फ्राइडे काम है, सैटरडे संडे छुट्टी है, और जो काम है इट इज 7 to 8 आवर्स, उससे ऊपर कभी नहीं, कोई बर्डन नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि मैंने ये खुद देखा है ना, लाइव एग्जाम्पल है, मेरे जूनियर्स ये काम कर रहे हैं एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ टू द फुलेस्ट, काम भी कर रहे हैं, जेकेएसएस भी नहीं हो रहा तो फैमिली का प्रेशर भी नहीं है, फैमिली का प्रेशर नहीं है तो कमा नहीं रहा है यार, तो कमा नहीं रही है, क्या कर रही है। देखो अल्टीमेटली व्हेन यू विल क्रॉस 25, आपके फैमिली से आपको प्रेशर आएगा, आप मानो ना मानो, मिडिल क्लास फैमिली में तो आएगा कि भाई तू कर क्या रहा है, भाई क्या कर रही है, या तो शादी कर ले, आपको बोलेंगे या तो बाहर चल जाए, कोई कंपनी ज्वाइन कर ले। तो कहाँ गैप, कहाँ पे है गैप, है अवेयरनेस ना होना, अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। और गैप है नलायक लीडरशिप का, बहुत बड़ा गैप है। मैं हैरान होता हूँ आज फेसबुक में, कभी भी आप सोशल मीडिया खोलो जी, आपने मेरे धर्म के बारे में बोल दिया, आपने मेरी कम्युनिटी के बारे में बोल दिया, रोज प्रदर्शन है जी, रोज विक्रम चौक पहुंच रहे हैं, रोज सतवारी चौक पहुंच रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो ये बात करे विक्रम चौक पे पहुंच के कि बच्चे को जॉब क्यों नहीं मिल रही।
पिछले 2 साल पहले बात कर रहे थे हम लोग। इस साल या 2024 में एक डेटा रिलीज हुआ था जिसमें J&K की अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा थी, अभी हाइक भी पे है, थी, टॉप पे अभी है। भी है। अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा है। तो सर अभी जैसे ना कुछ, अभी मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ क्या हुआ था। JKC में कुछ बच्चे थे, कुछ एग्ज़ाम करवाना था, फॉरेस्टर में भी कुछ एग्ज़ाम। तो हमें लगा कि अभी चलो ठीक है, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी यहाँ पे सब कुछ, अभी हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हमने खुद वोट दिया और उनको वहाँ तक पहुँचाया, हम बात करते हैं। बट जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स थे उनके साथ किसी की बात नहीं हो पाई। कुछ बच्चों ने, जो कुछ MLA थे जो हार गए थे पीछे, एक्स MLA थे, उनके साथ बात करनी पड़ी, फिर जाके कुछ पता चला। मतलब कुछ JKSSB मान लो या JKPSC, जो प्रेजेंट MLAs हैं उनसे बात नहीं हो पाई। उन्होंने जाके JKSSB के चेयरमैन से हमें बात करवाई कि एग्जाम कब होगा, 4 महीने बाद होगा या 5 महीने के बाद होगा। बच्चों को ये तक नहीं पता है सर। कैलेंडर जो SSC निकालती है, UPSC निकालती है, पूरे साल का कैलेंडर, यहाँ पे 1 हफ्ते बाद या 10 दिन पहले पता चलता है कि यार आपका एग्जाम है, आपको भरना चाहिए। तो सर हम समझ रहे हैं, जैसे पिछली बारी हमारे ग्रुप में था, जितने भी इंस्टीट्यूट थे, बच्चे सारे इंस्टीट्यूट्स पे हुए थे कि यार टीचर्स से पढ़ा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आपको, अगर आप जैसे रिलेटेड हो विंग सेक उड़ान के, तो आपको क्या लगता है सर कि अगर विंग सेक उड़ान में आप होते एज अ प्रेजेंट, तो आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि कुछ और काम करो? जैसे आपने IIT वाला तो आइडिया दिया, लेकिन मे बी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने, मे बी इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते कि IIT का कोई भी कोर्स कर सकें या कुछ कर सकें। यहाँ पे कोई MNCs भी नहीं है कि काम कर सके। तो क्या रास्ता है? JKSSB की प्रिपरेशन करते जाओ। एक तो है सर, 2 ग्रुप हैं, जो 21-22 साल के बच्चे हैं, दूसरे हैं 27-28 साल के हाँ बच्चे। हाँ, इन दोनों के लिए एक सजेशंस तो पॉसिबल नहीं ही नहीं पॉसिबल, है। नहीं तो आपको पॉसिबल। क्या लगता है कि मतलब क्या आप बोलना चाहोगे इनके लिए? देखो मैं जो 21-22 साल के बच्चे हैं ना, जो न्यूली ग्रेजुएट हुए हैं, उनके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। डोंट फॉल फॉर JKSSB ओनली, यू हैव एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अपार्ट फ्रॉम इट। थोड़ा सा हल्का से ही और ऊपर पढ़ना है आपको। लेट्स से कोई बच्चा GKS की तैयारी कर रहा है, देर इज नो डिफरेंस इन सिलेबस बिटवीन JKS एंड UPSC। आप क्यों नहीं UPSC? आप UPSC बच्चे, देखो सबसे पहले बात है ना, IAS बच्चा करने से क्यों डरता है? जब भी हम बात करते हैं, हाँ लड़ाई होती थी बचपन में, अगर आपको याद हो, या मम्मी पापा कुछ बोलते हैं तो DC लगे, तो वो तू DC लगे, आप इस बात को समझो, ये साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट डालता है कि यार DC DC बहुत बड़े, कितने बड़ी? मतलब उसको बनने के लिए जी क्या कहते हैं, आपको पीछे कमर में जख्म हो जाते हैं उसको पढ़ पढ़ के, जी किसी ने अपने बाल बांध के लाइट के साथ रखे और हाँ, वो नींद आए, नींद आए, झटका लगता था झटका उसको। लग जाता। ऐसा कुछ नहीं हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बड़े स्मूथली प्रिपरेशन होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। पहले बच्चों को, चाहे 21 का है चाहे 27 का है, उनको दोनों को पेशेंस मेंटेन करना है। मिनिमम आप ये लेके चलो कि आपको कम से कम 1.5 से 2 साल की तैयारी करनी है। भाई जब 11th 1 साल लगा के होती है, 12th 1 साल लगा के होती है, ग्रेजुएशन 3 साल लगा के होती है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप IAS निकालोगे, PS निकालोगे या SI बनोगे, आप 5-6 महीने बन जाओ। ये मैंने आपको बोला ना, अवेयरनेस बहुत बड़ी दिक्कत है J&K के बच्चों में, अवेयरनेस नहीं। और बच्चा जब एक इंस्टीट्यूट पे आता है, बच्चे को ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट सिलेक्शन करवा देंगे। मैं आपको आज बोलता हूँ, कोई इंस्टीट्यूट आपके सिलेक्शन नहीं करवा सकता। जो बोल रहा है 100% सिलेक्शन नहीं तो फी वापस, तो आप समझ लो कि फेक है। क्योंकि आपके सिलेक्शन में टीचर का सिर्फ 5% रोल है। भाई टीचर पढ़ा के निकल गया, आपको मेहनत तो आपको करनी है ना। वो आपको बोल रहा है MCQs करा, MCQs तो आपको सॉल्व करने हैं, रिवीजन खुद करनी। ये प्रॉब्लम है। बच्चे को पहले डिपेंडेंसी को खत्म करना पड़ेगा। 21 की एज में प्लीज ट्राई कि आप CDS दें, प्लीज ट्राई कि आप SSC एग्जाम दें, प्लीज ट्राई जिनका मैथ्स, जिनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, वो बैंकिंग एग्जाम्स दें। कितनी अपॉर्चुनिटी, असिस्टेंट कमांडेंट, है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने 1-1.5 साल की और एकदम से एग्जाम मत दे दो, 5-6 महीने की प्रिपरेशन करके एग्जाम दे दिए, नहीं, रुक जाओ। 1-1.5 साल के बाद एग्जाम दो, जब आप दोगे ना, और मल्टीपल एग्जाम्स दो, एक भी क्लियर होना, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे जाएगा ऊपर। फिर आपको समझ आ जाएगा कि नहीं भाई, जो मैं कर रहा हूं, मतलब डेफिनेटली ये मुझे फ्रूट तो देगा, क्योंकि मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पे हूं। तो सिर्फ छतरमुर्ग की तरह ना वो JKSSB मत घुस जाओ, उससे बाहर निकलो।
27-28 साल के बच्चे थोड़े से टेंशन उनके लिए, Obviously, उनके तो बहुत सारी टेंशन है क्योंकि अब उनको जॉब्स सब वगैरह भी चीज़ देखनी है ना, कुछ भी करना है उनको। तो मैं उनको तो यही बोलूँगा कि कोशिश करो कि एक डिग्री डिस्टेंस में आपकी हो, बहुत ज़रूरी है। डिग्री इन द सेंस किस चीज़ में? पीजी, ओके, पीजी। पीजी करो, इंग्लिश में करोगे बढ़िया है। वो सब्जेक्ट्स देखो जिन सब्जेक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपको पता है मेरे टाइम पे जब मैं ज्योग्राफी, मेरा ऑप्शनल था, मुझे ज्योग्राफी में पीजी करनी थी, इग्नू नहीं करवाता था, आज इग्नू करवाता है करवा रहे हैं, डिस्टेंस प्रैक्टिकल में। सब्जेक्ट नहीं करवाता था पहले। हाँ, अब डिस्टेंस में भी करवाता है। तो आप ऐसे बैकअप क्रिएट करो। और देखो यार, सर्वाइवल के लिए आपको यूनिक बनना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं मिडिल क्लास से हूँ नहीं, या नहीं। मैं इसमें इतना अच्छा नहीं हूँ। सर्वाइवल के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना है। आज नहीं करोगे, कल आपको हालात करवाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो भाई हाथ पैर इधर उधर मारना पड़ेगा आपको, है ना। मैं सबसे पहले यही बोलूंगा, स्किल इंप्रूवमेंट, उससे ऊपर कुछ नहीं है। आज के टाइम पे अगर आप ग्रो करना चाहते हो ना, स्किल, आपके पास एक स्किल सेट होना चाहिए। यार वीडियो एडिटिंग सीख लो यार अच्छे से, पता है कितना काम है। मैं ही कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये दे देता हूँ महीने का वीडियो एडिटिंग का, लड़के ले लेते। अब लड़का काम कर रहा है, अब मेरा ही स्टूडेंट है, रिसेंटली उसने मेरी वीडियो एडिट की, मैंने उसको 1000 रुपीज दे दिए, है ना। तो कहीं ना कहीं तो इनकम सोर्स आपको जनरेट करना ही पड़ेगा ना, ये बहुत जरूरी है। 27-28 साल के बच्चों के लिए मैं यही बोलूंगा। 30 क्रॉस हो गया फिर मैं भी हाथ जोड़ूंगा, थोड़ा मुश्किल है। कर लो कुछ। हाँ। तो सर, जैसे आपने अवेयरनेस की बात की, आपकी वीडियोस तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही हैं आजकल। आप JNK को एक नए तरीके से आप बता रहे हो। कुछ ऐसे हेरिटेज साइट्स हैं जो शायद इंडिया या JNK गवर्नमेंट को भी इतना ध्यान नहीं दिया गया है। तो आपने ये जर्नी कैसे सोची? क्योंकि एक टीचर को आप जैसे बता रहे हो, आप सैटरडे संडे में भी, है ना, हफ्ते में आप जाते हो, इतना कम्पैक्ट, मतलब इतना स्ट्रिक्ट आपका जो टाइम होता है पूरा एक दिन से, तो सैटरडे संडे आप टाइम निकालते हो, ठीक है, लेकिन आप कैसे सोचा सर आपने कि यार मैं करता हूँ, और अगर फेल हो गया तो ये कैसे स्टार्ट किया? यार मतलब फेलियर वाला कॉन्सेप्ट में बहुत, मुझे लगता है कि 5-6 साल पहले ही भूल चुका हूँ मैं। और एक चीज़ जो मेरे में बहुत बदलाव आया है, मैं अब थोड़े कम रिस्क लेता हूँ। मैं तो पहले बड़े रिस्क लेता था। जो मेरे दोस्त हैं अभी, उनसे आप कभी पूछेंगे तो भाई आई वॉज ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क। मैं कभी भी अपने करियर को किसी भी तरीके से शिफ्ट कर सकता हूँ। आज से अगर 4-5 साल पहले अगर आप देखते, और मुझे नहीं डर है किसी भी फेलियर का, क्योंकि मैंने इतने देखे हैं फेलियर, है ना, छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हुए, इंस्टीट्यूट चलाते हुए। तो मुझे अब उस चीज़ का बिल्कुल डर नहीं है। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये ऐसे ही हुआ, मतलब एक दिन मैं अपने घर से उठा, क्योंकि मैं पूरे दिन घर पे होता हूँ मंडे से लेके सैटरडे तक, तो बहुत बोर हो जाते हो आप। फिर संडे को मैं पूरे दिन घर पे पड़ा रहता था। मैंने बोला नहीं यार, मतलब अब मैं बाहर निकल के ना वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं चला गया, मैंने कहा यार चलो, मैं पढ़ता तो रहता ही हूँ, रीडिंग की मुझे बहुत हैबिट है। तो मैं महाराजा रंजीत सिंह की बुक पढ़ रहा था, तो वहाँ पे बात की हुई थी कि कैसे, क्या कहते हैं, महाराजा रंजीत सिंह ने आके यहाँ पे राज तिलक किया था महाराजा गुलाब सिंह का। तो मैंने बोला यार मैं वहीं पर जाके वीडियो बनाऊंगा। वो गया, वो हिट होगी। चिनाब पे मैंने कहा यार, चिनाब मेरे स्टूडेंट्स, मैं इतना चिनाब पढ़ाता, ज्योग्राफी का टीचर हूँ, चिनाब इतना पढ़ाता हूँ, तो सुनेंगे तो मजा आएगा। तो चिनाब पे बनाया, वो वीडियो हिट होगी। एक दिन ऐसे बैठा था, मेरा स्टूडेंट है, तो मुझे बोलता है यार मैं भी चलूंगा आपके साथ, मुझे ले चला करो आप साथ में, बस। अच्छा। एक दिन फिर हरजिंदर जी हैं, वो अभी ऐसा ही हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार आपको ना ये वीडियो जरूर कवर करनी है। अब मैं सीरियसली बताऊं, लिटरली मैं उनको इग्नोर करता, मैंने कहा यार, वो मुझे बोलते जाना है मुशायरा। लेकिन जब उन्होंने मुझे कुछ आर्टिकल्स 3-4 शेयर किए ना, किला धराल का, मैंने कहा यार ये तो जबरदस्त आर्टिकल है। मैं चला गया और वो भी बहुत ज़्यादा हिट हो गई। अब जब मैं चिनाब के पास गया तो मुझे किसी ने बोला यहाँ पे पांडव गुफा है ना। पांडव गुफा मैंने अंदर देखा, मैंने कहा यार ये मिलियन व्यू देने वाली वीडियो है, दिया उसने। और जब मैं घुसा तो पंडित जी ने मुझे इतना ओपन हार्टेडली ही वेलकम्ड मी, और उन्होंने मुझे 30-40 मिनट लगा के पूरी स्टोरी बताई है पांडव गुफा। और उन्होंने मुझे बोला वीडियो अंदर बनाओ, बाहर लिखा हो तो वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड। मैंने कहा कि आप बनाओ, आपका पर्पस अच्छा है, क्योंकि उससे पहले मैं चिनाब को कवर कर चुका था, ही सॉ दैट वीडियो, है ना। बस वैसे ही चल रहा है। फिर मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है, सुबह संडे को आप उठ जाओ 6 बजे, है ना, नहा धो के आप क्या कहते हैं निकल रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, इंटरेक्शन हो रही है।
मैंने आपको बताया जो मेरा शौक है, ये चल रहा है बस कश्मीर का, बस चल गया भाई, कश्मीर जाना है तो 2 दिन निकाला किसी तरीके से, वहां गया 2 दिन जाके कोई 10 वीडियोस बनाई है मैंने। कैसा था सर कश्मीर आपका जो? बहुत ब्यूटीफुल है यार, सोशल मीडिया से बहुत हटके है। जो सोशल मीडिया में आप कश्मीर देखते हो वो कश्मीर और उस कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क है। वाह। तो सर जैसे हम लोग बात करते हैं कि कश्मीर में मिलिटेंसी है, ठीक है थोड़ा कम हो गया लेकिन फिर भी लोग डरते हैं। तो आपने जो एक दो श्राइन आपने कवर की, अ, नाम भूल गया मैं, लेटेस्ट आप अशमुकाम है ना? आशमुकाम, हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए सर। अरे मतलब क्या हुआ कि ऐश मुकाम तो ऐश मुकाम बोलते थे। आई ऐश एम रियली वेरी सॉरी अगर मेरे व्यूअर्स में थोड़ा सा इस प्रोनाउंसिएशन में आई एम नॉट गुड। तो हम वहाँ अनंतनाग पहुंचे तो अनंतनाग में मेरा स्टूडेंट ही था, उसने मुझे बोला मेरे घर पे रहो गया, आप कहीं नहीं जाओगे, ठीक है, गाड़ी वाड़ी सब अरेंज करके रखिए, जहाँ जाना है आपको हम लेके चलेंगे। तो हमने पहले कवर करना था, एक वीडियो था अनंतनाग में, वो हमें कवर नहीं कर पाया बिकॉज बहुत लेट हो गया था मैं। वो वीडियो था कि एक ही बिल्डिंग में मंदिर और मस्जिद है। ओ, आपने बताया था मेरे को एक ही बिल्डिंग में यार, हाँ। मंदिर और मस्जिद एक ही बिल्डिंग में ना, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन द वे व्यूअर्स सी कश्मीर ऑन सोशल मीडिया बहुत अलग है सर ये चीज। उसको आप भाई देखो ना, क्या कश्मीर मतलब गन है ना, कश्मीर मतलब भाई सब रेडिकलाइजेशन, कश्मीर मतलब भाई मेजॉरिटी जो माइनॉरिटी को क्रश कर रही है। लेकिन वो ऐसी जगह है जहाँ पे रोज मंदिर में पूजा होती है, ऊपर मस्जिद में अजान होती है, मुझे पता नहीं मंदिर ऊपर है मस्जिद नीचे है, लेकिन होता है वहां पे। मैंने कहा यार पहले मैं इस वीडियो को कवर करूं, नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली वो। उसके बाद हम कर रहे थे तो मुझे किसी ने बोला यार आपने ऐश मुकाम को कवर नहीं किया। मैंने कहा क्यों, करता सलमान खान यार। मैंने कहा यार ये तो वीडियो चलेगी। अब मैंने जब ऐश मुकाम के बारे में पढ़ा ना, इट वाज सो इंटरेस्टिंग। नहीं वही है ना जिसमें बजरंगी भाईजान हाँ शूट हुई है। हाँ। मैंने बोला यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार, मतलब हाउ अ राजपूत फ्रॉम किश्तवाड़ ही रीच्ड कश्मीर, ही गॉट कन्वर्टेड, है ना, ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड आज इतना माना जाता है उनको वहां पे। तो कुछ हैं जो नहीं मानते, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं उसको बहुत पाक मानते हैं। बस मैंने कवर कर दिया उस वीडियो को यार, वो वीडियो चल गई, बहुत बढ़िया। ऐश मुकाम के बाद बहुत सारी और भी, मेरा मेन पर्पस कश्मीर में जाने का पता क्या था कि देखो मेरा ये रहता है कि यार मैं जितना जोड़ पाऊं लोगों को, जो आजकल सोशल मीडिया एग्रेसिव है ना थोड़ा, बहुत ज्यादा है ना, बहुत मतलब मुझे ऐसे ऐसे, मैं इतनी नॉर्मल इतनी वीडियोस जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है तभी मुझे तोड़ देते हैं सोशल मीडिया में, है ना। तो मेरा ये व्यू पॉइंट है कि यार मतलब बहुत हो गया यार, मतलब ऐसे कंट्री ग्रो नहीं करेगी, ऐसे हम लोग ग्रो नहीं करेंगे अगर इस वक्त हम जो लेग पुलिंग चल रही है सोशल मीडिया में। तो मैं एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आया हूँ कि भाई मुझे कल्चरली ये दिखाना है कि हम कितना बेहतरीन कंपोजिट कल्चर है और कैसे हम जुड़े हुए हैं साथ में। कश्मीर जाने का पर्पस यही था और वो फुलफिल हुआ पूरी तरीके से। तो सर जैसे आप सोशल मीडिया में इतने टाइम से हो, आप कर रहे हो, एक दो पहलू है। पिछले टाइम से आप समय रैना को जानते होंगे जो वीडियो बनाते हैं। एक वो पक्ष है जो एंटरटेनमेंट को एज एंटरटेनमेंट देखता है सोशल मीडिया को, यार अपना मर्जी है जैसे करना है वैसे है। कुछ लोग जो भी चीज़ें हैं व्लॉग्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और एक आप जैसा कंटेंट है या कुछ ऐसे पॉडकास्ट हैं, राज शमानी हो गया, जितने भी लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक्चुअली में जो जैसे समय रैना की वीडियोस है, मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे JNK से ही है वो, तो वो वैसी चीज़ें बनाते हैं कि यार ठीक है एंटरटेनमेंट को हम वैसे ही रखते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्यों हम जो की कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सर मतलब एक्चुअली में जो जैसे जो वीडियोस आप बना रहे हो, जो वीडियोस वो लोग बना रहे हैं, जैसा भी कंटेंट बना रहे हैं, क्या एक्चुअली में अच्छे से तो अच्छा फर्क पड़ रहा है लेकिन गलत से गलत फर्क नहीं पड़ेगा? आप इस बात से सहमत है सर कि मतलब नहीं एक्चुअली फर्क पड़ता है कि आप कैसे किस चीज़ को कैसे दिखा रहे हो और दर्शा रहे हो? मेरी एज आपकी एज के बच्चों को नहीं पड़ेगा, तो चलो बच्चा नहीं रहा, मतलब मुझे ठीक होना, ऐसे बैठ जाऊँ। हाँ सर, कोई इशू नहीं। तो मेरे और आपकी एज के बच्चों को ना क्या है कि हमारे अंदर एक ऑब्जेक्टिविटी है, किसी भी चीज को हम देखते हैं हम सेंस कर लेते हैं। हाँ। उसको कैसे अपनी लाइफ में लेके आना है। अब टीन एज के लिए इट इज पॉइजन। अब 13-14 आप अपने आप को ले जाओ ना 14-15-16 साल में, कोई जो भी, और 14-15 साल में आप अपने आप को, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव थे, कुछ स्टेटस डालते थे, उसको आपको वहीं से पता चल जाएगा आप क्या थे, यार मैं क्या डालता था, यार कैसे स्टेटस डालता था, है ना।
ब्रेन डेवलप्ड नहीं है फुल्ली, हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा है बॉडी में, है ना, एग्रेसिवनेस है, पापा स्कूटी चाहिए, पापा बाइक चाहिए, मुझे फोन चाहिए। और उस सिचुएशन में जब बच्चा खुद को और अच्छे बुरी चीजों को समझ ही नहीं पा रहा है, उस वक्त अगर वो ऐसे कंटेंट को देखेगा तो उसके लिए रिस्की है, काफी रिस्की है। मैं और भी बहुत मानता हूं कि हमारी सोसाइटी भी, ये आपने फील किया होगा, बहुत ओवर वेस्टर्नाइज हो चुकी है। इतने बाहर के लोग वेस्टर्नाइज नहीं है जितने हम हो चुके हैं, बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। व्यूज के लिए, कंटेंट के लिए वी आर पुटिंग, मतलब कुछ भी चल रहा है ना। मुझे लग रहा है कि थोड़ा रेगुलेशन होना चाहिए, बहुत जरूरी है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। अब मुझे एक बात बताओ, मिर्जापुर एक बच्चा 13-14 साल का बच्चा देखे, मैंने मिर्जापुर पूरी देखी है ना, 13-14 साल का बच्चा क्या सीखेगा मिर्जापुर से? मुझे एक बात बताओ, आप खुद सोचो। आप तो बहुत नेगेटिव है ना, बहुत नेगेटिव है। आपने देखा नहीं कि बचपन में क्या होता था, शक्तिमान के चक्कर में लोग कूदते थे। अरे हनुमान जी जय श्री राम बोल के ना कूदते थे, तो मैं कूदा हूं, मैं कूदा हूं, मेरी टांग जो है क्या कहते हैं पूरी टूट ही गई थी। हाँ, मैं स्कूल से वो कूदा, मैं जय श्री राम डब्ल्यूडी से कूदा तो टूट गई। मुझे ऐसे लगा कि भाई बट आप मुझसे कुदवा सकते हो, आप क्या नहीं कुदवा सकते ना यार। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि उस वक्त नहीं पता था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, और बहुत छोटे छोटे बच्चों के पास फोन है, इंस्टाग्राम का एक्सेस है, इन कंटेंट का एक्सेस है। इसकी रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। तो सर सिर्फ मतलब रेगुलेशंस, मतलब इसका एक हल तो रेगुलेशन दिखता है हमें, जैसे कि अभी मैं सुन रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया ने कुछ किया 16 से 14 साल वाला एग्जैक्टली। तो यहाँ तो एक पॉइंट है। या फिर अगर कोई ऐसा क्रिएटर है एज ए रिस्पॉन्सिबल समझे कि हम लोग सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, सो वाई नॉट हम लोग ऐसा करें कि यार कुछ अच्छा ही दे रहे हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, जोक्स अपनी जगह है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो शायद बच्चे देख के बिगड़ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब हर क्रिएटर को एज अ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए देश के लिए? मतलब मेरे को लगता है कि सर अगर कोई क्रिएटर इंडिया में क्रिएशन कर रहा है या यूट्यूब वीडियोस या कोई भी वीडियोस बना रहा है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ नेशन, मतलब कि आप देश के प्रति, ठीक है, आप अपना जो भी कर रहे हो, व्यूज कर रहे हो, चाहे आप अपने आप को जो भी समझते हो, कितने बड़े हो आप, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश की ओर कि यार आप देश को क्या दे रहे हो। मे बी ठीक है आप टैक्स दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, लेकिन हर क्रिएटर कुछ ना कुछ देश के लिए अच्छा बुरा दे रहा है। तो इसके लिए सर क्या? देखो यार, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि जितना समय रैना को मैंने ऑब्जर्व किया है ना, ही इज जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत जबरदस्त है वो। नहीं सर, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। मैंने जितना जॉली नेचर, इतना मजेदार इंसान, जॉली भी है, ही इज इंटेलिजेंट, यस ही इज वेरी इंटेलिजेंट। आप उसको एक्चुअली नॉर्मल कश्मीरी पंडित है यार, हाँ ऊपर से बाहर रहा है, एक्सपोजर कितना बिल्कुल बंदे को बहुत ना। ज्यादा। देखो यार, मैं उसका कंटेंट देखता हूँ, मैं डिनाई नहीं करूंगा इस बात पे कि मैं उसका कंटेंट नहीं देखता हूँ, बट सपोज अगर मैं एक फादर हूँ तो मैं अपने बच्चे के साथ बैठ के वो कंटेंट कभी नहीं देखूंगा। वही चीज सर की है ना, यही चीज क्या है कि मतलब हो सकता है क्लीन, मुझे लगता है कि बस इसको वायरल ना किया जाए इन चीजों को। आप एक बंद कमरे में, है ना, एक बंद ऑडिटोरियम में आप इसको कर सकते हो, या आप ऐसी चीजों को ला रहे हो तो उस पर बीप हो जाए, है ना, जो बहुत ही स्ट्रेट, जैसे कोई गाली है उस पर बीप लगा दो, है ना, भाई मैं तो समझ जाऊंगा ना। तो छोटे बच्चे को तो नहीं समझ आएगा तो चलेगा उससे, है ना। तो ये जरूरी है, ड्यूटी बनती है भाई। ही इज डूइंग, मेनी कंटेंट क्रिएटर्स आर डूइंग ट्रेमेंडस जॉब, बहुत बढ़िया जॉब कर रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से अभी मैं देख रहा था, मतलब कहीं ना कहीं लगता है सर हमें कि यार जेएंडके का लौंडा, जेएंडके का लड़का इतना अच्छा, इतना बढ़िया, ऊपर वाले की कृपा है कि मतलब ही केम आउट ऑफ दैट कंट्रोवर्सी, है ना, और कितने मजे से वो आया। क्योंकि वो चैनल बनाना इतना आसान भी नहीं था जो उन्होंने बनाया, जो उनका बंद हो गया लेटेंट वाला, लेकिन ठीक है, मतलब है। तो सर मतलब जैसे आप ये वाला कंटेंट बनाते हो, आप अब एज अ जेएंडके को या एज अ इंडिया को अपने कंटेंट के हिसाब से कैसे देख रहे हो कि मतलब आप क्या करना चाहोगे एज अ ये जो वीडियोस आप बना रहे हो? कुछ फर्दर प्लान्स? कुछ प्लान्स हैं बट मैं उसको रिवील नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। बट मतलब अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब हर हर कोई बंदा नाम जानेगा। तो सर जैसे आप कंटेंट तो बना रहे हो, लेकिन आप सैटरडे संडे या संडे को जा रहे हो, तो आप ट्राई नहीं, अभी सोच नहीं रहे कि आप
पूरा वीक जो आप कर रहे हो टीचिंग वाला काम स्टॉप करके आप करना चाहते हो टीचिंग भी? बिल्कुल है, मैं सोच रहा हूँ बिकॉज मैं बड़ी देर से प्लान कर रहा हूँ कि मैं अब टीचिंग से रिटायरमेंट लूँगा, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है यार। हम्म, मैंने बहुत पढ़ा दी है, मतलब मैंने इन 10 सालों में आई वेंट टू छत्तीसगढ़, गुजरात, है ना, उसके बाद मैंने दिल्ली में बहुत ज़्यादा पढ़ाया, गुड़गांव में पढ़ाया, है ना, आई वेंट टू यूपी। सो दैट्स इट, मतलब पढ़ता रहूँगा मैं, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। इवन मैं डेली बेसिस पे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ता हूँ। ओके। हाँ, वो आदत होगी मुझे कि मुझे करंट अफेयर्स की क्लास लेनी होती है, डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रेक चाहता हूँ अब, मतलब अब पता नहीं 1 साल के बाद आएगा, 1.5 साल के बाद आएगा, बट एक मेरे दिमाग में अब ये थॉट प्रोसेस है कि बस मुझे कुछ और करना है बढ़िया। सर जैसे आप बता रहे हैं अपने इतने डिफरेंट स्टेट्स पे आप गए, तो सर मोटिव, मतलब अगर कोई 22 21 या 23 साल का बच्चा है जो स्टेट में जॉब नहीं किया है या जो भी है, एक मोटिव हो सकता है कि पैसा। तो सॉरी, आपको क्या लगता है सर, आप जितने भी स्टेट्स में गए, मोटिव आपका पैसा था या टीचिंग में जेन्युइनली इतना पसंद था कि आपको कहीं भी मौका मिल रहा है तो आप जा रहे थे? क्योंकि इस क्वेश्चन का मेरा ये पूछने का मतलब है कि पैसा कुछ हद तक या कितने हद तक मायने रखता है किसी इंसान के लिए, क्योंकि हम उस एज में हैं जहाँ पे हमें अभी भी समझने की ज़रूरत है कि यार पैसे को कितना, कहाँ रखना है, किसको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ पैसे को देखना है नहीं देखना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं शुरू में नहीं था, शुरू में मैं मतलब आई वॉज गांधी टाइप कि अच्छा। भाई हाँ हेल्प करनी है, डिस्काउंट दे दिए, ये कर दिया वो कर दिया, बट नाउ आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। और आ, पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम्म, अगर मैं छत्तीसगढ़ जाऊंगा, हम्म, फर्स्ट आई थिंक अबाउट मनी, दैट हाउ मच मनी आई एम गेटिंग। कोई बुरी बात नहीं है यार, क्योंकि मेरी अपनी नीड्स हैं, मेरे आ, अभी आप एक बात समझ लो कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए मेरे पास सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फाइनेंसिस है। और मेरे लिए मनी बहुत मैटर करता है। आई विल गिव यू अ बेस्ट क्वालिटी, है ना, टीचिंग में मैं दूंगा जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है सब दूंगा। लेकिन अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा अच्छे से। ये तो मैं बोलूँगा, एक मिडिल क्लास बंदे को पैसा कमाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि समाज में आप कुछ करो, अगर आपके मोटिव है नेशन बिल्डिंग का, आप कैसे करोगे जब तक आप खुद नहीं हो, खुद एनरिच नहीं हो, है ना। तो मैं हर चीज़ में बहुत एनरिच होना चाहता हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा मोटिव है यार। और मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है इसमें कुछ करना। तो सर जैसे आप इतनी वीडियोस बनाते हो, कुछ एक तो एज अ सिख आप बाकी हर धर्मों के बारे में, हर धर्मों के श्राइन पे जाते हो, तो अभी तक कोई ऐसा कि यार कुछ भी ऐसे गालियाँ या कुछ ऐसे धमकियाँ वगैरह अभी तक आई है आपको? अरे नहीं, मतलब बेसिकली जब जब से मैंने ये स्टार्ट किया है ना टू कवर रिलीजियस प्लेसेस, हम्म, हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो नहीं है। लेकिन आप गुरु साहब को नहीं छोड़ा, गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं छोड़ते हाँ, लोग, राम जी को नहीं राम छोड़ते, जी को। है ना, अल्लाह को नहीं छोड़ते। हम क्या हैं, आपको कंट्रोवर्सी में तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आ ही जाओगे, है ना। तो आती है, मुझे काफ़ी क्रिटिसिज्म आता है। क्रिटिसिज्म तब बहुत ज़्यादा था जब व्हेन आई सपोर्टेड माय पीपल, पुंछ के जो लोग सफ़र कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। बुरा लगता है यार, आप जहाँ पे आपका जन्म हुआ, जहाँ पे आपने पूरा बचपन निकाला, वहाँ पे अगर लोग सफ़र करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हम्म, मैं तो बोलूँगा, मैं रुकता नहीं, मुझे नहीं डर किसी बात का। भाई मैं क्या गलत क्या बोल रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट द नेशन, राइट। और उसमें आई क्रिटिसाइज्ड मैनी व्हेन मैंने पाकिस्तान को बोलना स्टार्ट करा, तो बहुत सारे यहाँ से थे जिन्होंने मुझे गालियाँ दी, और इवन जो मेरे से पढ़ चुके थे कि सर हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड व्हाट वाज माय स्टेटस कि पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। देन आई सपोर्टेड टू माय सपोर्ट वाज टू दो स्टूडेंट्स जिनको उर्दू नहीं आते थे। हम्म, फिर आप आपने खुद कानून लाया है, 5 लैंग्वेजेस को आपने ऑफिशियल कर दिया है ना। तो उर्दू के से बहुत, आप मेरी कभी हिंदी भी सुनोगे जब मैं बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारे उर्दू के लफ्ज़ हैं हाँ, ना, विल लव इट, है ना, विल हमारे लव इट। भाषा में हमें आइडिया नहीं है लेकिन है। है, एक डोगरा हमारे भी जब बोलता हूँ बीच में कहीं उर्दू उर्दू निकल जाती वर्ड्स है, आते हैं सर आप समझ रहे हो। थोड़ी सी। तो मेरी पंजाबी जब मैं पंजाब में बोलता हूँ तो बहुत हंसते हैं यार, वो बोलते हैं ये कौन सी पंजाबी है, डोगरी मिक्स है, डोगरी में ठीक उर्दू। है, त्राए, हाँ, है ना, डोगरी मिक्स हो जाती है, पहाड़ी मिक्स हो जाती है, आपकी उर्दू मिक्स हो जाती है। तो सोशल मीडिया क्या है, एग्रेसिव है। हम्म, अब मैं आपसे यहाँ पे अगर बहस करूँ ना, आप मेरे सामने हो,
जी। किसी चीज बोलूंगा बहुत हेल्दी चलेगी। हाँ। यही मैं अगर फेसबुक के थ्रू करूंगा ना, तो मुझे ऐसे लगेगा आप मेरे पे बहुत गुस्सा हो, गुस्सा हो रही। ठीक है, मैं आप पे बहुत गुस्सा हो रहा हूँ। तो उर्दू को लेके मैंने काफी बोला था कि नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो कि कंपटीशन होने से पहले ही आपने बच्चों को आउट कर दिया। और मैं सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा था, मैं पूरा कठुआ से लेके पूंछ तक की बात कर रहा था। जम्मू मैं डिवीजन पूरा। हाँ, मैं रामबन डोडा वाली बात, लोगों की बात नहीं करता, वहां पे आती है, उनको उर्दू हाँ, आती है। थोड़ी। मैं इन बच्चों की बात करता, क्योंकि भाई ये आपका नायब तहसीलदार तो वहां पे भी काम करेगा पूंछ में, और नायब तहसीलदार की पोस्ट जब इतनी देर के बाद आई है, तो आप बच्चों को कैसे आउट कर दोगे उर्दू से? बड़े बोले, कुछ एक दो क्या कहते हैं अच्छे लेवल पे बैठे हुए थे, ठीक है, उन्होंने भी सुनाया, एक दो सीधा फेसबुक पे आए थे मैसेज में, तो सीनियर थे तब मैंने छोड़ दिया। अगर सामने होते तो फिर मैं उनको काफी अच्छे से समझाता। उनका मैंने कमेंट पिन कर दिया था, इज वेरी फेमस। अच्छा। हाँ, मैंने कमेंट पिन कर दिया, मुझे पता था जो उसने कमेंट किया हुआ है। क्या कमेंट था सर? नहीं, ये मैं अब बता नहीं सकता ना, क्योंकि फिर मतलब किस किस वे में था? कमेंट ये था कि भाई आपका ये करेक्टर बताता है कि आप क्या हैं, आप समझ रहे हो कि आप जो बोल रहे हैं वीडियो में, आप लगातार आप कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब तो मैंने कहा यार, मतलब ऐसे इंसानों को डायरेक्ट जवाब देने से अच्छा है कि इनको सोशल मीडिया में मेरे ही क्या कहते हैं जो व्यूअर्स है ना, viewers हैं, वही जवाब हाँ, देंगे। तो मिल गया था जवाब बंदे को बड़े अच्छे अच्छा। तरीके से। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। ये चलता रहता है यार, मतलब पहले मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती थी, लेकिन अब मैं आई एम वेरी यूज टू इट, और मैं सीधा ब्लॉक करता हूँ। अब मुझे कोई बोलेगा भाई आप ब्लॉक क्यों करते हो, क्या कारण है, मुझे एक बात बताओ, हम दोनों की नहीं बनती है, हाँ। और आपको लग रहा है कि यार रणधीर जो है ये टॉक्सिक है ना, तो अभिषेक क्या रणधीर के साथ रहेगा? नहीं सर। कभी नहीं रहेगा ना। सेम सोशल मीडिया में मैं उसको ब्लॉक करता हूँ, उसको ऐसे ट्रीट करता हूँ कि मुझे वो टॉक्सिक लग रहा है, मैं भी उसको लग रहा हूँ। तो टॉक्सिसिटी को रखना क्यों है? वो कोई भी है, हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, कम से कम मुझे लगता है कि 3-4 हज़ार तो ब्लॉक है ना, जरूरी है ना। क्योंकि आपको अगर कोई आपको सिर्फ टॉक्सिसिटी फैलाने के लिए आ रहा है, आप उसको कर दो ब्लॉक यार। मुझे ऐसे क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए भाई, मुझे क्रिटिसिज्म चाहिए हेल्दी, और वो भी सामने वाला बंदा जो नॉलेजेबल हो। तो सर जैसे हम उर्दू की बात कर रहे हैं, मतलब ये मेरा ऐसे पर्सपेक्टिव तो नहीं है, बस ऐसी बात है कि जैसे आप उर्दू के बोला कि उर्दू नहीं होनी चाहिए जो भी है, लेकिन ऐसे आइडिया आता है कि आगे जितने भी काम है, ऐसे ऑफिशियली तो बोला हुआ है कि सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुके हैं, बट मेरे को लगता है कि शायद नहीं हुआ है। और 2-3 एग्जांपल्स मैंने देखी। एक बार मैं किसी पुलिस स्टेशन में गया हुआ था, किसी काम से, किसी फ्रेंड का अभी भी काम उर्दू में था। होते तो वहाँ पे उर्दू में लिख रहे थे, हर चीज़ उर्दू में लिख रहे थे। अब हमारी जो भी ज़मीन के कागजात हैं सारे उर्दू में हैं, जितने भी हैं नक्शे हैं सब उर्दू में हैं। तो अगर कोई नायब तहसीलदार है, उसको साइन करना पड़ेगा उनको। अगर उर्दू में लिखा हुआ उनको समझ ही ना आए, मे बी कुछ भी हो, तो उसका क्या हल है? अगर उर्दू ही नहीं आती होगी किसी ऑफिशियल को। अब हाँ, ये बोल सकते हैं कि अब आईएएस को अगर उर्दू नहीं आते, जो डीसी हैं वो भी देखेंगे, लेकिन ठीक है उनके ट्रांसलेट। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अगर पटवारी और नायब तहसीलदार को उर्दू नहीं आएगी, तो वो डॉक्यूमेंटेशन या फिर पुराने जितनी भी है चीज़ें, वो कैसे सॉर्ट आउट होंगी? यार जैसे गलती, आप देखो अभिषेक, इसमें गलती सरकार की है, जी। स्टेट की गलती है, एजुकेशन सिस्टम की गलती है। भाई आपने उर्दू हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेबल है, हर एक डॉक्यूमेंटेशन में उर्दू चल रहा है ना, तो आपको स्कूल में मैंडेटरी करनी चाहिए थी ना, करनी चाहिए थी एक्चुअली। है ना। अब देखो कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी में उर्दू तो पढ़ेंगे यार, उन हाँ, है ना, जैसे पंजाब में पंजाबी सब पढ़ते पंजाबी हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन सब हर एक स्कूल में गवर्नमेंट कर रही है ना भाई कि आप पंजाबी पढ़े, वैसे आपको उर्दू यहाँ पे करनी चाहिए, कंपलसरी करनी चाहिए, ताकि सारे बच्चे पढ़ेगा। भाई बहुत मजेदार सब्जेक्ट है उर्दू, बहुत मजेदार है लैंग्वेज, मैंने 1 साल लगा के पढ़ा सर। है ना, बहुत मजेदार है, बहुत मजा आता है। अगर आप उसको बचपन से पढ़ोगे ना, आप बहुत इंजॉय करोगे। और देखो, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एकदम से ना कुछ ही सालों के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स को आप उर्दू से ट्रांसलेट कन्वर्ट करके कर इंग्लिश में ले जाओ, ऐसा नहीं। तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि हम उर्दू को डिमीन करना स्टार्ट कर दें या उर्दू को साइडलाइन करें, नहीं। उर्दू बहुत बड़ी पहचान है यार, क्या कहते हैं, बिल्कुल जम्मू एंड सर, कश्मीर की, बिल्कुल। है ना। उसको हम किसी रिलीजियस एंगल ना देके हम उसको सोचेंगे कल्चर। कैसे? यार सबसे बड़ी बात है, हम इस बात, देखो मैं यही बोलता हूँ कि आप डोगरी को भी मान दीजिए, आप उर्दू को भी दीजिए, आप हिंदी को भी दीजिए, आप गोजरी को भी दीजिए, आप पंजाबी को भी दीजिए, आप इंग्लिश को भी दीजिए, है ना। अब सब लैंग्वेजेस को आपको एक साथ लेके चलना पड़े। और देखो, आप जब
ट्रेनिंग करेंगे ना केस की, केस की जब ट्रेनिंग होगी उसके बाद जब आप जाओगे आप कैसे पढ़ोगे उर्दू? आपको तो उर्दू पढ़नी पढ़नी कंपलसरी है, तो क्यों ना वो उर्दू हम स्कूल टाइम पे लगा दें भाई, स्टार्ट कर दो, है ना? तो मुझे ऐसे लग रहा है कि rather than removing Urdu from the these official documents, हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हम कैसे, और ऐसा ऐसा करें ना यार, ऐसा ऐसा ट्रांसलेट करें, है ना, और रखें डॉक्यूमेंटेशन मल्टी लैंग्वेजेस में अवेलेबल। क्या है यार, क्या प्रॉब्लम है? ये मेरा मेरा ये मानना, मेरा ये व्यू पॉइंट है, बाकी किसी कुछ भी हो सकता है। तो सर थैंक यू सो मच हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। एंड कोई भी मैं जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं उनसे हमेशा एक लास्ट पूछता हूँ कि हमारे जितने भी यूथ है जो चाहे जीके एसएसबी के ऊपर हैं या स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और भटके हुए हैं या फिर जैसे भी है, आप उनको कोई भी एक मैसेज देना चाहोगे अपने कि यार ये कर सकते हो एज अ बड़ा भाई, एज अ गाइड, एज अ टीचर, कुछ भी सर, तो वुड लव टू। नहीं, एज अ बड़ा भाई बोलूँगा मैं सबको, एज अ सीनियर ही अपने अपकमिंग जो ग्रेजुएट्स हैं या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको यही बात बोलूँगा यार कि मतलब राइट नाउ इट इज़ वेरी हाई टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स। आप जितना पढ़ सकते हो आप उतना पढ़िए। वेल रेड होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम। अगर आप वेल रेड है ना, आपको अपनी लोकल लीडरशिप के बारे में पता चल जाएगा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चल जाएगा। यू विल बी सो अवेयर कि आपको शायद किसी की ज़रूरत ही ना पड़े किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए। मुझे बहुत शौक है पढ़ने का, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, मैं आज पढ़ा सकता हूँ किसी को, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है, तो आप भी कर सकते हो। और सिर्फ पॉसिबल ऐसे है कि आप अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें। सिर्फ जेकेएसएसपी की तैयारी ना करें, जेकेएसएसपी से निकल के आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ कि भाई अगर मेरा जेकेएसएसपी नहीं होता तो मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ और हैं। आप इसको खोलने पे आओगे ना, आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नीड मी, यू डोंट नीड एनी इंस्टीट्यूशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप ये खुद से कर लेंगे। पहले वेल रेड, खास करके 21-22 साल के बच्चे जो हैं, प्लीज़ रीडिंग हैबिट डालिए। हाँ, हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज़रूरी है। हेल्थ को हम बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। और पीयर ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। 2-3 दोस्त आपके ऐसे हों जो हेल्प करें कि यार यार कुछ ना कुछ तो करते हैं, क्यूरियोसिटी हो उनके अंदर, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज माय मैसेज टू ऑल दी। एंड सर मैसेज टू अस आल्सो, हमारे लिए कुछ सजेशन की हम कैसे कर रहे हैं, कोई भी सजेशन की हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। कंसिस्टेंट, ओके, दैट्स इट। कंसिस्टेंट, डोंट थिंक ऑफ रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स, है ना। बी प्रिपेयर फॉर फेलियर्स ऑलवेज एंड लर्न फ्रॉम इट। सीखो, गलतियां करो, गलतियां करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको एक बेहतरीन इंसान बनाएगा। मैं आज भी गलतियां करता हूँ, बहुत सारी गलती होती है, बहुत सारे लोगों के दिल दुखा देता हूँ, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। वो आपको इम्प्रूव करेंगे। बस जब आप वो चीज़ कर रहे हैं तो उसको ज़रूर रात को जब आप सो रहे तो उसको दोहराएं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ, है ना। बी कंसिस्टेंट, दैट्स इट। आप बहुत दूर जाओगे, बहुत अच्छा करोगे। अपने पे विश्वास रखना है, शायद आपको रिजल्ट 4 साल के बाद मिले, 5 साल के बाद मिले। हैव पेशेंस, कंसिस्टेंसी आपको ज़रूर कामयाब करेगी। माई बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, शुक्रिया इस वीडियो के लास्ट तक, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, आपको 2 चीज़ें करनी है। पहले तो आपको इसको शेयर करना है जितने जितने लोगों तक, जितने अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, या जितने तक भी आप पहुंचा पाए उनको शेयर कीजिए। और दूसरी चीज़, आप हमें प्लीज़ बताइए कि हम अपना ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड या आगे आने वाले एपिसोड कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अच्छे कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ लगता है कि हम कोई नई चीज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे गेस्ट बुला सकते हैं जो आपको बहुत ही पसंद हो, या हम बुला सकते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट में हमें बता दीजिए। एंड अगर आपको हमारे गेस्ट रणधीर सर के साथ बात करनी है, उनका हम लोग इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो प्लीज़ डू वॉच इट and share it as many as you can, and thank you so much. Jai Hind.